आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण की कड़ी में हमारा अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या फूड चेन। तो आइए जानते हैं कि आहार श्रृंखला क्या है। किसी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। आइए इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक वन पारितंत्र का उदाहरण मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले होते हैं पहले पोषण स्तर पर उत्पादक। तो पौधे उत्पादक हैं और पौधे को खाने वाला मतलब खरगोश हुआ हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तो शेर हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो जो इस तरह का क्रम है, इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। और यह वन पारितंत्र की आहार श्रृंखला हो गई, खाद्य श्रृंखला हो गई। एक दूसरे उदाहरण से भी और समझते हैं। मान लीजिए एक जलीय पारितंत्र का उदाहरण लेते हैं। तो इसमें पादप प्लवक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी पादप होते हैं और तैरते हैं पानी में, उनको पादप प्लवक कहा जाता है। तो पादप प्लवक को खाने वाले हैं जंतु प्लवक। तो मतलब ये हो गया उत्पादक और जंतु प्लवक हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। और जंतु प्लवक को खाते हैं कीटभक्षी मछलियाँ। तो कीटभक्षी मछलियाँ हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और बड़ी मछलियाँ जो होती हैं जो कीटभक्षी मछलियों को खाएंगी वो होंगी तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे ही घास पारितंत्र में भी आप देख सकते हैं कि घास पारितंत्र में घास उत्पादक है, सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाता है और इसको खाता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता है टिड्डा और टिड्डा को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता। और यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक और मेढक को खाता है सांप जो कि एक तृतीयक उपभोक्ता है। और तृतीयक उपभोक्ता को भी मोर खा लेता है। और मैंने आपको बताया है कि अगर तृतीयक उपभोक्ता का कोई ऐसा जीव हो जो तृतीयक उपभोक्ता के ही दूसरे जीव को खा ले तो उसको सर्वोच्च मांसाहारी या सर्वोच्च कंज्यूमर कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या है। अब आइए जानते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। इससे एक निष्कर्ष तो आप साफ देख रहे होंगे कि हमेशा ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में हो रहा है। इसका मतलब ये निकला, अगर कहा जाए निष्कर्ष रूप में, तो इसका मतलब ये निकला कि खाद्य श्रृंखला के जीवों में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। लेकिन एक समस्या है कि यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण तो हो रहा है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, दूसरे पोषण स्तर से तीसरे पोषण स्तर में जा रही है, लेकिन यह नहीं पता है कि यह ऊर्जा का अमाउंट कितना है, कितना ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान साहब। उन्होंने एक नियम दिया, इसको बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, यानी लिंडेमान का 10% ऊर्जा संबंधी नियम। और इस नियम को उन्होंने 1942 में दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है जीवधारियों को उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध रहती है। वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जब ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो अगर ये छोटा होगा
तो जो बाद वाले जीव हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल पाएगी। और यह खाद्य श्रृंखला जितनी ही लंबी होती जाएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती जाएगी उतनी ही ऊर्जा कम मिलेगी। ठीक है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ उत्पादक है, सपोज उत्पादक के पास 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है। अगर 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है और इसे प्राथमिक उपभोक्ता इसका भक्षण करता है, इसको खाता है, तो उसको केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र होगा। मतलब केवल 10% ऊर्जा ही प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होगी। बाकी 90% जो ऊर्जा है, जो 90% ऊर्जा है वह इस उत्पादक के उपापचयी क्रियाओं में खर्च हो जाएगी। ऐसे ही प्राथमिक उपभोक्ता को जब द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी और 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र यहाँ से होगा और 90% ऊर्जा यह जीव अपने उपापचयी क्रियाओं में खर्च कर देगा, अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देगा। और यही क्रम पोषण के हर स्तर में लगातार चलता जाता है। यही है लिंडेमान का 10% ऊर्जा संबंधी नियम। इससे एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जीवधारियों में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिक नियम के अनुसार होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, इसको याद रखिए। खाद्य श्रृंखला के जीवों में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। और दूसरा पॉइंट है, जीवधारियों में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिक निकाय यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है। कभी न कभी आपको एक कन्फ्यूजन अवश्य हुआ होगा कि क्या जब भी हम लोग खाद्य श्रृंखला बनाते हैं तो क्या यही क्रम हमेशा होगा कि पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक पेड़ छपा हुआ है, एक वनस्पति है। इस वनस्पति को टिड्डा खाता है और टिड्डे को यहाँ पे हमने आपको बताया कि छिपकली खाती है या टिड्डे को मेढक भी खा सकता है, या इसी घास को खरगोश भी खा सकता है, इसी घास को चूहा भी खा सकता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि प्राथमिक उपभोक्ता एक से ज़्यादा है। उत्पादक तो वही है लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता एक से ज़्यादा है। सेम ऐसे ही द्वितीयक उपभोक्ता भी एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में हमेशा नहीं होती है। एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से संबंध होता है और इसी प्रकार की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को ही खाद्य जाल कहा जाता है, यानी फूड वेव कहा जाता है। अब आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि फूड चेन और फूड वेब में यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।